हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे चल रही है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सभी चैप्टर्स के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो क्वेश्चंस और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। तो आज हमने उठाया है चैप्टर नंबर 8, योर न्यूली एडेड चैप्टर। तो आ जाइए उसके इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो पे। सबसे पहले पेज नंबर 8.27 ऑफ योर बुक। और आपको प्रोसेस पता ही है, हम पूरा केस स्टडी रीड करने से पहले देखेंगे कि एमसीक्यू हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाए। तो पहला एमसीक्यू रीड करते हैं। गिवन द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ एब्रेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एब्रेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये किस स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? SA 810 से। तो आपका SA 810 से रिलेटेड है एब्रेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बारे में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ढूंढनी है। रीड करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑडिटर मे प्रिज्यूम दैट क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये तो बात सही है, क्योंकि ऑडिटर प्रिज्यूम करता है जनरली कि वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होगा। अगर आगे जाके उसे कुछ भी ऐसा मिलता है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, तो वो अपनी रिपोर्ट उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेता है। तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी हम बाकी के ऑप्शन रीड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन इज कैन नॉट प्रिज्यूम, तो इस तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। थर्ड इज abreast financial statement have been prepared by the board of trustee, auditor cannot ordinarily accept, तो ये गलत है क्योंकि ordinarily auditor उसे सही मानता है। फोर्थ इज ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड, तो ऑडिटर पे ड्यूटी बाउंड करने वाला तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और ये आपको पता चल गया रीजन। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द एब्रेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट is not in accordance with the requirement of SA 810। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट SA 810 की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करती है? देखते हैं। पहली, notes to account should specifically disclose that these abridged financial statement have been derived from audited financial statements। ये हमने डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था कि ऐसा डिस्क्लोजर देना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपसे पूछा है नॉट एज पर 810, तो ये तो एज पर 810 है। दूसरा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैज डिस्क्लोज्ड दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, तो इसमें भी कुछ गलत बात नहीं है अगर ऐसा डिस्क्लोज किया है, तो ये भी एज पर 810 है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट अब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन कंपेयर्ड विद द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन इन्होंने जो दिया है ये था आपका नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में। ये ऑडिटर प्रोसीजर्स यूज करता है, पर ऐसा रिपोर्ट में लिखना जरूरी नहीं है। तो ऐसे 810 के अकॉर्डिंग इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट कि आप ऐसा अब्रिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में लिखें, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज, क्योंकि ये बोल रहा है इट शुड बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट, तो नो, इट शुड नॉट बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट, इट शुड बी अप्लाइड एज अ प्रोसीजर टू कम टू द कंक्लूजन। ठीक है। D is, it should be stated in the auditor's report that reading the average financial statement is not a substitute। ये भी हमने पढ़ा था पॉइंट 810 में है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और डी ऑप्शन आपके हो जाते हैं बाहर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, which of the following paras is most appropriate to be included under heading auditor's responsibility। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 810 क्या अच्छे से डिस्क्राइब करता है, देखते हैं। देखिए इसके अंदर पहला, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द एब्रेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर प्रोसीजर्स व्हिच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अरे नाम तो लिख देते, नाम ही नहीं लिखा है, ये बाहर हो गया। फिर देखते हैं, our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedures conducted in accordance with SA 810। ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज our responsibility is to express an opinion। इसके अंदर अलग क्या है, बी और सी में डिफरेंस क्या है, तो देखिए इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अडैप्टेड इन सर्कमस्टेंसेस, यानी आपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अडैप्ट किया, तो बिल्कुल गलत बात है। अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में आपका 810 ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा कोई ऑप्शन थोड़ी है कि ये सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड करना है कि फॉलो करना है नहीं करना है, इसीलिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर बनता है बी वाला। डी एक बार और रीड कर लेते हैं, तो डी के अंदर क्या लिखा है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर प्रोसीजर्स व्हिच वर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एडेप्टेड इन सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे भी एडेप्टेड इन सर्कमस्टेंसेस वर्ड आ गया, यानी ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ओके, इसी के साथ आपका थर्ड नंबर एमसीक्यू हो जाता है। अब आ जाइए फोर्थ नंबर एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराज
is most appropriate to be included under heading opinion. तो opinion heading के अंदर आप कौन सा पैराग्राफ मानते हैं most appropriate? Then first option is, in our opinion, the abridged financial statements derived from the audited financial statements of schemes of fund and for the year ended and a fair summary and are in accordance with the accounting policies and standards specified in SEBI. बहुत बड़ा ऑप्शन है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे. सेकेंड, फेयर समरी, ये तो बहुत छोटी बात है, ओपिनियन पैराग्राफ में इतना सा नहीं आता है. नेक्स्ट देखें, in our opinion, average financial statements derived from the audited financial statement of schemes of fund and for year ended are consistent with audited financial statements. वहां था fair summary, यहाँ था consistent. Next देखेंगे, in our opinion, average financial statement derived from the audited financial statements of the schemes of fund for the year ended are consistent with the audited financial statements. चारों ऑप्शन आपने रीड कर लिए, उसके बाद में हम किस नतीजे तक पहुंचे? तो हम इस ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं, बी और डी एकदम क्रॉस है. अब हमें ए और सी में कंफ्यूजन है कि उसका आंसर क्या हो सकता है. तो देखो आपका, अब थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर जाऊंगी कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है. तो अनमोडिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर in the audited financial statements of schemes of smart investment mutual fund for the year ended this. तो उसने बोला क्या था, abridged financial statements have been prepared by the board of trustees and are in accordance with the format prescribed by the SEBI. ये आपको दिया था, इसका abridged financial statements दिया गया है. तो अब इसके अंदर आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और सी. यहां हम क्या बनाते हैं, अगर आपको एमसीक्यू में कंफ्यूजन आती है दो ऑप्शन में से चूज करने की, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं. एलिमिनेशन मतलब जिसमें हम ये डिसाइड करें कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा. तो यहाँ हमने बी और डी को तो एलिमिनेट कर दिया है, ए और सी को रीड करेंगे फिर से. ए में है, इन आवर ओपिनियन these are fair summary of those financial statements and are in accordance with accounting policies and standards specified in SEBI regulations. और यहाँ पे है these are consistent with audited financial statement and are in accordance. तो देखो मेन यहाँ पे पर्पस क्या था, abridged financial information जो है वो फेयर समरी है या नहीं है, ये पर्पस था आपके इस म्यूचुअल फंड कंपनी का. तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये आपकी दोनों बातें बताता है. फेयर समरी है और दूसरा एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स है. अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं तो वो पूरी चीज क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको ये भी बताना जरूरी है कि फेयर समरी है, दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज है. बहुत ही स्मार्टली ऑप्शन चूज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको. देन एमसीक्यू नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या आपका एलिमेंट नहीं है? तो मैं आपको बता देती हूँ, यूएम पैराग्राफ था, अदर मैटर पैराग्राफ भी था और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी. यहाँ पे आप अगर चैप्टर को रीड किए अच्छे से तो आपको पता होगा कि ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं होते. इसका आपका ऑप्शन है डी की ऑडिट मैटर. ये डिस्कस हो गया हमारा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, और ज्यादा कुछ नहीं, आपको रीड करने की नौबत नहीं आई यहाँ पे केस स्टडी को. अब आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए. Test your understanding question number first. CA Lalita is auditor of a company. She is also offered professional work of audit of financial statements prepared specifically for meeting the requirements of loan agreement. ठीक है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर आप उसके ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने ही ऑडिटर को, देखो ऑलरेडी ऑडिटर है सीए ललिता, उसके बाद में आपने एक और वर्क उसे ऑफर किया कि हमने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए. और स्पेशल पर्पस क्या था, लोन लेना, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं. तो आपको उनके ऊपर क्या देना है, आपको ऑडिट करनी है उनकी. ठीक है, ललिता को बोला है ऑडिट करनी है फॉर द सेम पीरियड एंड शी चूजेस टू एक्सेप्ट द वर्क एंड हैज मेड अप हर माइंड टू डिस्क्लोज द फैक्ट इन द अदर मैटर पैराग्राफ. उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो आपको ये बताना है इज हर अप्रोच प्रॉपर. वर्क एक्सेप्ट करने के बाद, ऑडिट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज डिस्क्लोज करने की सोची. तो यहाँ कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. वो कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, उनकी ऑडिट के लिए उन्हें रखा गया है, तो वो ये चीज अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज कर सकती हैं. आइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के आंसर पे. तो बिल्कुल यहाँ पे दिया है, इन द गिवन सिचुएशन अप्रोच इज प्रॉपर and no bar upon accepting such an engagement. Of course she can accept such an engagement and she intended to disclose this fact in OM paragraph. और ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये. अब आ जाइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे.
CA Lakshmi has prepared a draft audit report of financial statements of X Limited. Then क्या किया इन्होंने? In accordance with the financial reporting provisions of the contract, she has drafted an unmodified opinion to given in the audit report. Unmodified opinion दिया है. Besides, she has also drawn attention in the draft audit report that a note A to the financial statement which describes the basics of accounting, how she should assure that report would not be misused. ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली ड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एश्योरेंस प्रोवाइड किए, तो वो कैसे ये इंश्योर करे कि उस रिपोर्ट का मिसयूज नहीं होगा. तो हमने पढ़ा था कि ऐसे रिपोर्ट में उन्हें लिख देना चाहिए कि दैट ये स्पेशल पर्पज के लिए है और ये जनरल पर्पज के लिए नहीं है. इसको नॉर्मली आप हर केस में यूज नहीं कर सकते. देखते हैं इसका आंसर, प्रॉपरली ड्राफ्टेड आंसर. मूव टू द टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2. तो यहाँ पे लिखा है she may consider it appropriate to indicate that auditor's report is intended solely for specific users. ये केवल specific users के लिए बनाई गई है. Depending on the law and regulation applicable, this may be achieved by restricting the distribution or use of auditor's report. जो specific user के लिए report है तो उसे उसका distribution restrict करना चाहिए, मतलब वो जनरल पब्लिक तक ना पहुंचे. और वो ऐसा लिख के दे सकती है that without modifying our opinion we draw attention to note A of the financial statements. उस नोट में उन्होंने स्पेशली लिखा होगा that financial statements are prepared to assist the company to comply with the financial reporting provisions of the contract. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ये. एज द रिजल्ट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस. आवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय अदर पार्टीज. और किसी के लिए नहीं है, केवल एक्स एंड वाई के लिए है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. अगर वो ऐसी चीज लिख देते हैं तो एक तरीके से उन्होंने, आप मान सकते हैं जैसे पूरा सबको अवेयर करवा दिया इस चीज से कि ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, जनरल पर्पज रिपोर्ट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 पे. CA M Surya is the auditor of financial statements of an entity prepared in accordance with the financial reporting provisions of a contract. यहाँ पर भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ बनाया गया था. He is also offered audit of trade receivables appearing in the above financial statements. Can he accept such engagement? Of course he can accept such an engagement जब उसे किसी स्पेशल आइटम पे ऑडिट करने को बोला गया. ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना रिव्यू वाले स्टैंडर्ड्स में और SA में. यहाँ पे SR ही आएगा या ऐसे आएगा, तो आपको बता दूं अगर उन्होंने बोला है कि ऑडिट के लिए है तब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आप 800 सीरीज की जो स्टैंडर्ड है उनका रेफरेंस देंगे. आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन 3 का आंसर. The single financial statement or specific element, account item or financial statement may be prepared with a general purpose framework or special purpose framework. ठीक है, ये जो होते हैं ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्हें आप जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से भी बना सकते हैं, स्पेशल पर्पस से भी बना सकते हैं. अगर ये स्पेशल पर्पस से रिलेटेड है तो 800 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 800 भी अप्लाई हो जाएगा, हमें पता है. देखो गिवन केस में क्या दिया है, financial statement are prepared in accordance with the financial reporting provision of a contract. कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना होगा. तो ऑडिट भी अकॉर्डिंगली विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगी. तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल्स की भी ऑडिट करनी है. तो यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स लग जाएंगे, पहला ऐसे 800 विच इज बिकॉज ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, और दूसरा स्पेसिफिक आइटम या एलिमेंट है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आपका ऐसे 805 का भी रेफरेंस आ जाएगा. करना क्या है, जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करेंगे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है. और मेरे अकॉर्डिंग आपको जब आंसर लिखना था तब आपको इन एसेज को स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था और उसके बाद में आंसर फ्रेम करना चाहिए था. और जब आपको एक्यूरेटली ऐसे नंबर पता हो तो उनको हाईलाइट जरूर कीजिए आंसर में. अब आइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 पे. CAG is offered appointment for audit of trade payables of financial statements of a company. However, financial statements are prepared under Companies Act 2013 are audited by CA Jignesh. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एक स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट के लिए तो बुलाया CAG को, ठीक है, उनको आपने बोला ट्रेड पेबल्स की ऑडिट करनी है, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट आपने करवाई है CA जिग्नेश से. सो डिस्कस
व्हाई इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट फॉर CAG टू परफॉर्म सच एन ऑडिट। तो ये हमने पढ़ा था कि जब आप किसी स्पेसिफिक आइटम की ऑडिट के लिए किसी अलग पर्सन को अपॉइंट करते हैं और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसी और ने ऑडिट की होती है, तब आपको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे CAG को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैसी मुश्किलें? उन्होंने इस एंटिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक ली नहीं होगी, तो वो उन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वही सेम ऑडिटर आपके कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता तो उस टाइम वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन कर लेता। तो यहाँ पे उनको इस तरीके की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पूरा आंसर क्या फ्रेम हुआ है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4। Compliance with requirement of assets relevant to the audit of single financial statement or specific item may not be practicable when the auditor is not engaged to audit the entity complete set of financial statement। यही मैंने आपको बताया, उनके लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? बिकॉज डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। कैसे होगा? जब उन्होंने कंप्लीट सेट की ऑडिट की होती तब तो उन्होंने ये सब अंडरस्टैंडिंग लेकर रखी होती, बट अब नहीं लिए तो उन्हें मुश्किल आएगी। मे नीड फर्दर एविडेंस टू कॉरबोरेट द ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक आइटम, certain assets require audit work that may be disproportionate to the elements being audited. If the auditor conclude that such kind of audit is not be practicable, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा या नॉट प्रैक्टिकेबल है, तो उसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए और बता देना चाहिए वेदर एनी अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकल। तो आपके लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस नहीं है और एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, इसीलिए उन्हें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ है CA मधुर इज ऑडिटर ऑफ कंपनी एंड हैज इशूड ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 15th जून। ठीक है, आगे ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट derived from such audited financial statement is dated 15th July for that particular year. Discuss whether there exists any additional reporting responsibility. जी हाँ, बिल्कुल आएगी आप पे एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज क्योंकि दोनों जो रिपोर्ट्स है, जो आपके मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट है उनकी रिपोर्ट 15th जून है डेटेड, और जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी रिपोर्ट 15th जुलाई है डेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट पे रिपोर्टिंग कवर नहीं होगी। 15th जून के बाद के इवेंट अगर कुछ हुए हैं तो वो आपने कंसीडर नहीं किए, तो आप ऐसी वर्डिंग यूज करेंगे। कैसे? देखिए, आप बोलेंगे द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट derived फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डेटेड 15th जुलाई ऑफ पर्टिकुलर ईयर। पर audit report on audited financial statement is 15th June, then in above situation auditor's report on summary should state that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effect of event that occurred subsequent to the date on the auditor's report on the audited financial statement। मेन बात यह है कि 15 जून के बाद के इवेंट्स कवर नहीं हो रहे। जिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने समरी बनाई उसके बाद में समरी वाले की डेट भले ही आगे की हो, पर वो 15 जून से 15 जुलाई के बीच के इवेंट्स को कवर नहीं कर रहा। इतनी सी बात आपको लिख देनी है। आप आ जाइए आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसीडर that the audit report on financial statement issued by CA Mathur for the above said company contains qualified opinion। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया होता देन कैन ही इश्यू अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि जिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डराइव हुए हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अगर ऑडिटेड वाले में क्वालिफाइड ओपिनियन है तो क्या आप समरी वाले में अनमोडिफाइड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसमें आपके कुछ केसेस थे जो मैंने आपको क्लास में लेक्चर देते वक्त डिस्कस किए हैं, अभी हम आंसर में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या केस है? पहली चीज, अगर ऑडिटर को लगता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स एंड आर फेयर समरी, दोनों बातें हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट भी है, फेयर समरी है, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया है, तब वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी इसमें। क्या? व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ए क्वालिफाइड ओपिनियन, यानी कि आपके मेन वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन है, तब क्या करेंगे आप? ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी शैल ऑल्सो कंटेन, फिर समरी वाले पे जो रिपोर्ट देंगे उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा दैट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन, और आप डिस्क्राइब करेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड
audited financial statements, that the qualified opinion in the auditor's report on the audited financial statement and effect on summary financial statements। बिल्कुल सिंपल बातें हैं कि अगर आपको लग रहा है कि समरी वाले एकदम सही है, कंसिस्टेंट है, फेयर समरी है, और लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अनमॉडिफाइड है, ठीक है, तब तो आप अनमॉडिफाइड दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा केस जो इस क्वेश्चन में पूछा उसमें है ऑडिटेड वाले क्वालिफाइड है, मतलब मेन हमारे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है। तो जब आप समरी वाले पे रिपोर्ट देंगे तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर, उसमें एक तो ये बात लिखेंगे कि ये जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है उनके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। दूसरी चीज आप बेसिस देंगे कि क्यों दिया है क्वालिफाइड ओपिनियन। तीसरा आप बताएंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा समरी पे। तीनों चीजें डिस्क्लोज करनी होगी सीए मधुर को। ये लिखा है आपके इस क्वेश्चन में। इसी के साथ इस चैप्टर के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो और आपके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।